नमस्ते, मैं हूं मिस्टर रिलायबल और आज मैं दक्षिण कोरियाई उत्तरजीविता नाटक स्क्विड गेम के 5वें और 6वें एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे फेयर वर्ल्ड और गनबू कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं और आपका समय और पैसा बचाते हैं। पिछले एपिसोड में जिहुन टीम रस्साकशी के खेल को हारने वाली थी, इसलिए संगवू ने आखिरी मिनट की योजना के बारे में सोचा। उन्होंने सभी से कुछ सेकंड के लिए रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए कहा ताकि उनके विरोधी नीचे गिरें जैसे वे करते हैं। जिहुन जो सबसे आगे है वह लगभग पुल से गिर जाता है, लेकिन योजना काम करती है और उनके विरोधी रस्सी पर अपनी पकड़ खोते हुए यात्रा करते हैं और गिर जाते हैं। टीम इस अवसर का उपयोग रस्सी को पहले से अधिक कठिन खींचने के लिए करती है और अंत में खेल जीत जाती है। वे एड्रेनालाइन की भीड़ को महसूस करते हुए थकावट में जमीन पर लेट जाते हैं। उनके शरीर में अपने कमरे में वापस लौटते समय जिस लड़की को सैब्योक ने भर्ती किया था, जियांग एक टीम के सदस्य का मजाक उड़ाती है जो एक पुजारी होता है। डियोक्सो को आपस में बात करते हुए देखने के लिए वे कमरे में लौट आए। मिनियो उस आदमी को सूक्ष्मता से देखता है, उसे बताता है कि उसे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। समूह फिर बात करते हुए एक साथ बैठता है। माइनो सभी को आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि वे उसका पक्ष लें। वह एक विदेशी होने के लिए लिटल्स अली भी है और बात करते समय उसका पासपोर्ट देखने के लिए कहती है। यह घोषणा की जाती है कि कुछ मिनटों में रोशनी बंद हो जाएगी। वे जानते हैं कि लोग रात में हत्या करना शुरू कर सकते हैं, इसलिए समूह की योजना एक बैरिकेड बनाने और जोड़े में जागते रहने की है, क्योंकि वे चारपाई बिस्तरों का उपयोग करके एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश करते हैं। डियोक्सो पास आता है, जिहुन और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि यह सोचकर कि बिस्तर उन्हें मारने से रोक सकता है। यार, तुम्हें पता है। दूसरी ओर उसे अपने ही टीम के सदस्यों के बारे में चेतावनी देता है। वह सोचता है कि चूंकि ऑक्सी उन्हें चारों ओर से आदेश दे रहा है, इसलिए वह उनका पहला लक्ष्य हो सकता है। उसके शब्द डियोक्सो के दिमाग में आ जाते हैं, इसलिए वह अपनी टीम से कहता है कि वे आज रात हत्या नहीं करेंगे। एनोम सबसे पहले नजर रखने की पेशकश करता है, यह कहते हुए कि बूढ़े लोगों को सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन दयालु आदमी ने एक नए सदस्य द्वारा चुप रहने के लिए कहा है क्योंकि वे एक बूढ़े व्यक्ति को गार्ड के रूप में नहीं रख सकते हैं। जल्द ही बत्तियां बुझ गईं और गाने लगी। वो और अली दूसरों की सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं। अली आज अपने जीवन को बचाने के लिए सांगवू को धन्यवाद देता है और उसे मकई का एक सिल देता है जिसे उसने उसके लिए बचाया था। सांगवू ने इसे आधे में तोड़ दिया और बात करते हुए दोनों ने एक साथ मकई का आनंद लिया। वह ओली को उसे युवा कहने के लिए कहता है, जिसका अर्थ कोरियाई में बिग ब्रदर है। वे इस बारे में कहानियां साझा करते हैं कि वे खेल में कैसे समाप्त हुए। थोड़ी देर बाद सांगवू ने क्यूयून को स्वैप करने के लिए जगाया। ड्यूटी डियोक्सो भी खुद को मारे जाने के डर से सो नहीं पाता है। इस बीच पुलिस अधिकारी जून हो को कमरे में ले जाया जाता है, जहां कुछ कर्मचारी गुप्त रूप से मृत खिलाड़ियों के अंगों को काटते हैं। उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने जहाज पर मारा था वह भी गुप्त कार्यक्रम में शामिल था। डॉक्टर प्रक्रियाओं को करने के लिए वहां है। वह कमरे में धीमी गति से वापस आने के लिए कर्मचारियों के साथ बहस करता है। एनोम निगरानी रखने के लिए जिहुन में शामिल होता है। जिहुन उसे बताता है कि कैसे उसे 10 साल के काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था, क्योंकि कार कंपनी वह काम कर रहा था एक नुकसान में था। आप जानते हैं, मुझे उसके साथ सहानुभूति है। और अचानक आदमी रोना शुरू कर देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि बूढ़े आदमी को बुखार है। वह उसे लेटा देता है, लेकिन उसके बुखार को कम करने में मदद करने के लिए पानी नहीं है। साब्योक उसे कुछ देता है और दोनों ने एनोम को सोने के लिए रखा। अब उनकी नजर रखने की बारी है। इस बीच डॉक्टर अंगों की कटाई खत्म कर देता है और उन्हें जून हो और एक अन्य स्टाफ सदस्य को सौंप देता है जो पानी के भीतर गोता लगाने और उन्हें समुद्र में खरीदारों को देने वाले हैं। उनके जाने के बाद वह दूसरों से कल के खेल के बारे में पूछता है, लेकिन यह पता चला कि वे भी नहीं जानते कि यह क्या होगा। डॉक्टर यह कहते हुए पागल हो जाता है कि उसे मार दिया जाएगा यदि वे उसे नहीं बताते हैं कि वह उनमें से एक को बंधक बना लेता है और दूसरे कर्मचारियों को खेल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वे एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिससे डॉक्टर हॉलवे की ओर भाग जाते हैं, लेकिन वह भूल भुलिया में खो जाता है और नहीं जानता कि कैसे वापस जाना है। एक स्टाफ सदस्य उसके पीछे खेल के मैदान में जाता है जहां हनीकॉम्ब खेल खेला जाता था। वह डॉक्टर को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि अगर वे पकड़े गए तो वे सभी मारे जाएंगे। डॉक्टर उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। दोनों बात कर रहे हैं जब अचानक सुविधा के ओवरसियर ने स्टाफ सदस्य को गोली मार दी। फिर वह कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि कर्मचारी शवों के साथ क्या करता है, लेकिन उन्हें खिलाड़ियों को उन खेलों के बारे में बताने की अनुमति नहीं है जो सुविधा के मुख्य सार को बर्बाद कर देते हैं, जो कि समानता है।
फिर वह आदमी को मारता है, जबकि अन्य कर्मचारी उसी समय डॉक्टर को गोली मारते हैं। जूनहो और एक स्टाफ सदस्य आपातकालीन निकास से नीचे जाते हैं, जो आदमी का दावा है कि वीआईपी के लिए हैं। जुनहो स्पष्ट रूप से उससे वीआईपी के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी बताता है कि कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं। वह संदिग्ध हो जाता है। इतना पूछने के लिए जूनहो और उसे अपना मुखौटा खोलने के लिए कहता है। आदमी को पता चलता है कि जूनहो एक अलग व्यक्ति है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, जूनहो ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। वह अपने भाई के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वह आदमी उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वह उसे अपने ओवरसियर रूम में खिलाड़ियों की जानकारी फाइल के बारे में बताता है, जहां वह अपने भाइयों की जानकारी पा सकता है। पास में ही एक गुप्त सीढ़ी है जो उसे ओवरसियर के कमरे तक ले जाती है। जूनहो ने उस आदमी को गोली मार दी और ओवरसियर रूम में प्रवेश कर गया। उसके जाने के बाद ओवरसियर और कर्मचारी मारे गए व्यक्ति को देखने के लिए नीचे आते हैं। जून के घर तक ओवरसियर अपने सिर से गोली निकालता है और महसूस करता है कि यह एक पुलिसकर्मी की है। कर्मचारियों को जल्द से जल्द आदमी को खोजने का आदेश दिया जाता है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे खिलाड़ियों को जल्दी से कर्मचारियों द्वारा बीच में लाइन अप करने के लिए जगाया जाता है। एनोम ने उठने से इनकार कर दिया और यह पता चला कि उसने रात में खुद को पेशाब किया था। इस बीच जूनहो ओवरसियर रूम में है, जहां उसे हर एक व्यक्ति की फाइलें मिलती हैं जिन्होंने कभी खेल में भाग लिया है। उनका कहना है कि ये खेल कई सालों से खेले जा रहे हैं। इसके बाद खिलाड़ियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। कमरे के बीच में गुइलेन बूढ़े आदमी की कमर के चारों ओर अपनी जैकेट बांधकर एनोम की मदद करता है, इसलिए उसके बाद वह शर्मिंदा नहीं होगा। फिर खिलाड़ियों को हॉल के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर और कर्मचारियों के शवों को देखकर हर कोई डर जाता है, जिन्होंने उसे छत से लटका दिया था। यह कहते हुए एक घोषणा की जाती है कि यह किसी के साथ भी होगा जो अपने फायदे के लिए नियम तोड़ता है। इस बीच जूनहो अभी भी ओवरसियर कार्यालय में है, उन दस्तावेजों की तस्वीरें ले रहा है जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण हैं। वह अपने भाइयों की फाइल खोज रहा है जब उसे बाहर एक फोन बजता है। ओवरसियर कमरे में आता है और उसे उठाता है। वह अंग्रेजी में एक विदेशी व्यक्ति से कर्मचारियों के बीच हुई एक छोटी सी गड़बड़ी के बारे में बात करता है और दूसरे छोर पर व्यक्ति को आश्वासन देता है कि जब ओवरसियर के जाने के बाद वीआईपी आएंगे तो जूनहो फोन उठाता है और नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है वापस, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच खिलाड़ियों को एक खाली सफेद कमरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें दो गिहुन के समूहों में अलग होना होगा। टीम को भी अलग करने की जरूरत है। वे एक दूसरे को असमंजस की दृष्टि से देखते हैं। मिनियो उसके साथ टीम बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करती है। जब वह नहीं बोलता है तो वह सांगवू के पास जाती है, जो उसके प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। सांगवू ने सैली को अपना साथी बनने के लिए कहा और दोनों जिहुन को देखते हैं कि क्या उसे आपत्ति है। जिहुन उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद टीम के साथी की तलाश शुरू करता है। एनोम उसकी ओर अपना रास्ता बनाता है, लेकिन गु जानता है कि वह अपने साथी के रूप में एक बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं जीत सकता, इसलिए वह उससे माफी मांगता है। एनोम बस उसे यह कहते हुए अपनी जैकेट देता है कि अगर उसके पास एक आदमी नहीं है तो दूसरे उसे नीचे देख सकते हैं और पुरुषों के लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी एक सदस्य की तलाश में जाते हैं। सिख बियाच और जियोंग शामिल हुए। साथ ही एक आदमी केयूने को उसका साथी बनने के लिए कहता है। उन्होंने खुलासा किया कि चूंकि डॉक्टर की मृत्यु हो गई है, इसलिए यह विषम संख्या में खिलाड़ी छोड़ता है, इसलिए जिसका कोई साथी नहीं होगा वह शायद मारा जाएगा। गुइलेन एनोम को देखता है, एक कोने में अकेला बैठा है और उसे छोड़ने के लिए भयानक महसूस करता है, इसलिए उसने बूढ़े आदमी को अपना साथी बनने के लिए कहा। अंत में एक व्यक्ति जिसके पास साथी नहीं है वह मिनियो है। वह उनके बिना जीतने में सक्षम नहीं होने के बारे में हंगामा करती है, क्योंकि खिलाड़ी खेल खेलने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। उसे गार्ड द्वारा ले जाया जाता है। खिलाड़ियों को फिर कई लोगों के साथ एक नकली पड़ोस में लाया जाता है। बादाम गिहुन में घर और गलियां उनके बचपन के घरों की तरह दिखने वाली गली के बारे में बात करते हैं, जबकि अली और सांगवू ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपने परिवारों के लिए एक साथ पैसा जीतेंगे। हालांकि उनकी सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं जब यह घोषणा की जाती है कि जोड़े एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। उन्हें प्रत्येक को 10 कंचे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वे उनके साथ कोई भी खेल खेलें जो वे चाहते हैं। उनमें से अधिकांश या तो एक खेल चुनते हैं जहां आपको पत्थरों को गड्ढे में फेंकना चाहिए, या एक खेल जिसमें कोई अनुमान लगाता है कि दूसरे व्यक्ति के पास खेल को पूरा करने के लिए कितने कंचे दिए गए हैं। जिनीस चौंक गया, लेकिन कीनम मोहक भाव से कंचों को देख रहा है। वह पूरी तरह से भूल गया है कि वह यहाँ किस लिए था, क्योंकि खेल शुरू होता है। हर कोई बेट्टी नोम खेलना शुरू कर देता है। अपने घर के लड़के की तलाश में ब्लॉक के चारों ओर जाता है।
और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह कहते हुए खेल नहीं खेलना चाहता कि यह है आखिरी आदमी पर बचकाना और बूढ़े आदमी को हताशा में दीवार पर पटक देता है, यह जानते हुए कि अगर वे नहीं खेलेंगे तो दोनों मर जाएंगे। एनोम डर से कांपता है और स्वीकार करता है कि उसी समय अली और सांगवू, जो एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते हैं, को अब एक दूसरे के खिलाफ जाना होगा। ओली खेल नहीं खेलना चाहता है, लेकिन सांगवू जोर देकर कहते हैं कि वे करते हैं, अन्यथा वे दोनों खो देंगे। वह यह भी नहीं जानता कि इसे कैसे खेलना है, इसलिए सांगवू उसे सिखाता है कि उनमें से एक को उत्सव में निश्चित संख्या में कंचे छुपा कर रखने होंगे। दूसरा अनुमान लगाएगा कि उनकी मुट्ठी में कंचों की संख्या विषम है या सम। यदि अनुमान सही है तो सभी कंचे उस व्यक्ति के पास होंगे जिसने सही अनुमान लगाया था। दोनों खेलना शुरू करते हैं और अली सबसे पहले सांगवू के 2 कंचे लेकर सही अनुमान लगाता है। आखिरकार अली ने एक को छोड़कर सभी सैमस मार्बल्स जीत लिए। जब लोग मरना शुरू करते हैं तो सांगवू का दावा है कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वे दोनों एक निर्दोष अली को जीत सकते हैं, जो यह कहने का कारण नहीं बनना चाहता कि कौन मरता है, उसकी योजना सुनता है। सांगवू का दावा है कि खेल के अंत में लोग विजेता पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि वे नियमों को चुन लेंगे। तब कर्मचारियों के पास जारी रखने का केवल एक ही तरीका होगा, वह यह है कि एक टीम को दूसरे के खिलाफ जाना है। इसलिए वे बड़े खिलाड़ियों की तलाश में खेल क्षेत्र के चारों ओर जाने के लिए एक सौदा करते हैं ताकि वे उनके खिलाफ जा सकें। अंत में अली अभी भी सांगवू की योजना को नहीं समझता है, लेकिन वह जो चाहे करने के लिए सहमत है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। सांगवू उसे अपने गले में संगमरमर का बैग भी पहनाता है ताकि कोई ले न सके। इस बीच जियांग और बायोक्स को एक साथ देखा न जाने क्या क्या। उत्तर कोरिया से होने के कारण शायद किसी भी संगमरमर के खेल को नहीं जानती है, इसलिए जियांग उसे सिखाने की पेशकश करती है, लेकिन दोनों लड़कियां 30 मिनट तक नहीं खेलना चाहती हैं, इसलिए वे ज्यादातर समय बात करने का फैसला करते हैं और अपने सभी कंचों पर दांव लगाते हैं। एक खेल। अंत में साबेओक, जो आमतौर पर ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, बताती है कि सीमा पार करने की कोशिश में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां को चीनी पुलिस ने पकड़ लिया और वापस उत्तर कोरिया भेज दिया। वह एक घर खरीदना चाहती है और पैसे जीतने के बाद अपनी मां को वापस लाना चाहती है। जियांग हंसते हुए कहती है कि वह इससे कहीं अधिक कर सकती है क्योंकि मनी साइड बायच ने मासूमियत से दावा किया कि वह जेजू द्वीप की यात्रा करना चाहती है, जिस पर जियांग एक साथ जाने की पेशकश करता है। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनमें से एक की आज मृत्यु हो जाएगी। जियांग ने तब खुलासा किया कि उसने अपने अपमानजनक पिता को मार डाला और इसके लिए जेल गई। उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, भले ही वह इस बीच पैसे जीत जाए। बादाम के गेहूं में खेल शुरू करें और एनोम 5 गेहूं जीतता है। पहले दौर में मार्बल्स जी यूनिट पर जाते ही केवल एक मार्बल बचा है। वह घबराहट से अनुमान लगाता है कि भिक्षा मुट्ठी में अंदर कंचों की संख्या के लिए अजीब है, केवल यह पता लगाने के लिए कि गेहूं भी खेल खो देता है। हालांकि एनम भूल जाता है कि गेहूं ने क्या भविष्यवाणी की थी जिससे वह उस दौर से अपना जवाब बदलने की इजाजत दे सके। गिलॉम हर दौर में जीतने के लिए एनम डिमेंशिया का उपयोग करता है। अंत में एनोम के पास केवल एक मार्बल बचा है, लेकिन वह उसी तरह खेलने के बजाय फिर से अपने घर की तलाश शुरू कर देता है। डियोक्सो भी अपने एक मिनियन के खिलाफ गेम जीत जाता है जब उसका संगमरमर गलती से डियोक्सिस को गड्ढे में गिरा देता है। जियांग और सब्बाग दीवार पर एक संगमरमर फेंकने का फैसला करते हैं और जो सबसे करीब फेंकता है वह जीत जाएगा। सेबेओक पहले जाता है और बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब जियांग की बारी आती है तो वह संगमरमर को जमीन पर गिरा देती है, जिससे साइबेओ को जीत मिल जाती है और वो उसे फिर से खेलने के लिए कहती है क्योंकि यह उचित नहीं था। हालांकि जियांग का दावा है कि उसके विपरीत उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर जियांग को मार दिया जाता है। अली को गोली मारने से पहले वे अपने अंतिम अलविदा कहते हैं, जो सांगवू की तलाश में है क्योंकि खेल के कुछ ही मिनट बचे हैं। लेकिन जब वह अपने कंचों के बैग की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई जैसे दोस्त ने उसे धोखा दिया है। सांगवू ने इन सभी कंचों को कंकड़ से बदल दिया है, इससे पहले कि कोई गार्ड उसे गोली मार दे। अविश्वास में केवल एक आखिरी आंसू बहाता है। अब केवल बादाम गुमे और नहीं बचे हैं। उन्हें जिहून जीतने के लिए एक आखिरी गेम खेलना है, लेकिन एनोम का सुझाव है कि वे अपने सभी कंचों को एक आखिरी राउंड पर दांव पर लगाते हैं। गाय यूनिजिन ने यह दावा करते हुए हंगामा किया कि यह गेहूं के लिए उचित नहीं है। आश्चर्य। एनोम बताता है कि वह जानता है कि गेहूं उसे धोखा दे रहा है। बूढ़े आदमी ने जिहून बनाने के लिए मनोभ्रंश होने का नाटक किया था, जब अंत में एनोम खुशी खुशी अपना आखिरी मार्बल गेहूं सौंपता है और उसके साथ खेलने के लिए उसे धन्यवाद देता है। गेहूं अपने दोस्त को आखिरी बार गले लगाता है और रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। प्रकरण समाप्त होता है क्योंकि एक बंदूक की गोली ने उसे चौंका दिया। यह दर्शाता है कि एनोम को मार दिया गया है।
इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। 7 और 8वें एपिसोड के साथ वापस आऊंगा। स्टे ट्यून्ड।